हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष, यू आर ऑन लीमजी चैनल। गाइज, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 के मैथ्स की आर.डी. शर्मा वाली बुक का एक्सरसाइज 1.1 की, जो कि बेस्ड है चैप्टर 1 पे, नंबर सिस्टम पे। ओके गाइज, और ये जो हम सॉल्व करेंगे ये न्यू वाली बुक से करेंगे, यानी कि इस साल वाली बुक जो कि सेशन 2025 से 26 के लिए है। बेसिकली इस साल का जो ये बुक है ये रिप्रिंट एडिशन है, इसके पहले जो था वो न्यू एडिशन था। सो आपके पास अगर 2024 से 25 वाली बुक भी है तो चलेगा, ठीक है ना। और गाइज, इस सेशन में मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट देने वाला हूं और बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाला हूं, तो बने रहो मेरे साथ। चलो मिलकर करते हैं सॉल्व आर.डी. शर्मा। क्वेश्चन नंबर 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या कह रहा है गाइज, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। कह रहा कि यहां पे टोटल 6 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। बताना है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है या कौन कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ठीक है ना। तुम्हें ट्रू फॉल्स भी बताना है और साथ में उसका रीजन भी देना है। क्लियर हो गया? आई होप कि तुमने क्वेश्चन समझ लिया होगा। अब मैं तुम्हें एक धमाका कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो गाइस, जब भी तुम्हें कोई ऐसे क्वेश्चन का आंसर करना होगा जहां तुम्हें सिर्फ बताना होगा कि क्वेश्चन ट्रू है कि फॉल्स है, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा आंसर क्या होगा, या तो ट्रू होगा। कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, तुम्हें बताना है, तो या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, यही होगा ना। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें देना होता है जनरलाइज सॉल्यूशन, ठीक है। अगर तुम्हारा स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो उसके लिए अगर तुम एक एग्जांपल भी दे देते हो तो काफी है, ठीक है ना। क्या कहना चाहता हूं, आओ बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को आगे चल के समझते हैं। अभी हम लोग 6 एग्जांपल्स करने वाले हैं, इनमें ही ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पे हमारा ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। मेरा कहना ये है गाइज, जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। नहीं पता मुझे ट्रू है कि फॉल्स है। सपोज मैंने बोला कि ये ट्रू है, तुमने बोला कि नहीं ये फॉल्स है। तो अगर तुमने बोला कि फॉल्स है तो तुम क्या करोगे कि तुम फॉल्स बताने के लिए सिर्फ अगर एक एग्जांपल दे दोगे तो वही एनफ होगा। सपोज तुमने एक एग्जांपल दे दिया कि 0 इज ए होल नंबर बट इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तुमने क्या किया कि तुमने एक एग्जांपल दे दिया 0 का, कहा कि 0 होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। तुमने बताया कि पहला स्टेटमेंट ये कि फॉल्स है और रीजन दिया, एग्जाम्पल 0 इज ए होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो तुमने क्या किया कि बहुत सारे होल नंबर्स के लिए पूछ रहा था, सारे होल नंबर्स के लिए, लेकिन तुमने एक एग्जाम्पल लेकर इसको चुटकियों में सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर मेरा कहना है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये ट्रू है, तो मुझे सारे जितने भी होल नंबर है उनके लिए बताना होगा, एक जनरलाइज कंडीशन बताना होगा, एक जनरलाइज फॉर्मूला बताना होगा, एक जनरलाइज सॉल्यूशन देना होगा, ठीक है ना। जनरलाइज मतलब कि वो जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी होल नंबर्स है, वो सबके लिए ट्रू हो, ठीक है ना। इस केस में मैं तुम्हें एग्जाम्पल देकर ट्रू नहीं बता सकता। जैसे कि तुमने बता दिया कि 0 होल नंबर है लेकिन ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, उस तरह से अगर हम एग्जाम्पल ले ले कि अरे यार 1 होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर है, तो इससे ट्रू को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में? सिर्फ मैंने भी एक पॉइंट दे दिया कि 1 है ही भाई, 1 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, तो क्या इससे ट्रू हो जाएगा? नहीं होगा। ट्रू आंसर बताने के लिए तुम्हें जनरलाइज सॉल्यूशन देना होता है और फॉल्स के लिए तुम्हें देना होता है सिर्फ एक एग्जांपल, वही काफी होता है, ठीक है। समझ में आया? सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे मैंने क्या किया कि ट्री ला दिया, नंबर ट्री, ताकि तुम्हें आंसर करने में हेल्प मिले। सो गाइज, पहला तो हमने ऐसे ही देख लिया कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये फॉल्स है क्योंकि तुम लोगों ने आंसर किया था फॉल्स, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल भी दिया था कि तुम ऐसे लिखोगे कि सिंस 0 इज ए होल नंबर बट इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इसीलिए एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? सो गाइज, यहां पे जब फॉल्स था तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल दे दिया 0, वही एनफ था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। सेकेंड वाले में ये ट्रू है कि फॉल्स है कि जितने भी एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर्स हैं सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। तो गाइज ये
ट्रू है। अब आ गए ट्रू वाले पे। जब हमें ट्रू होता है तो हमें क्या करना होता है, जनरलाइज सॉल्यूशन देना होता है, ठीक है ना। तो हम इस केस में लिखेंगे कि एवरी इंटीजर, वी कैन रिप्रेजेंट एवरी इंटीजर एज ए इंटीजर बाई 1, ठीक है ना, यानी कि p बाई क्यू फॉर्म। ओके, तो क्या होता है कि कोई भी इंटीजर है, जैसे 5 है, -3 है, 0 है, यही ना, 3 तरह के इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, यही होंगे। तीनों में से कोई भी अगर टाइप का होगा तो उसके नीचे हम 1 लगा देंगे, ठीक है गाइज ना। 5 डिवाइडेड बाई 1, -3 डिवाइडेड बाई 1, 0 डिवाइडेड बाई 1। तो देखो तो गाइज अब ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। हाँ, ये p, ये q, ये p और ये q, ये p और q। और p और q में क्या कंडीशन होना चाहिए, दोनों इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, -3, 1 सब इंटीजर्स हैं। साथ में q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो तो गाइज यहां भी 0 नहीं है, यहां भी 0 नहीं है, यहां भी 0 नहीं है। और यहां पे माइंड करना गाइज, बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। 0 जो ये कंडीशन होता है ये डिनोमिनेटर के लिए होता है, q 0 नहीं होना चाहिए, यानी यहां 0 नहीं होना चाहिए, यहां 0 होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई बात समझे। तो सारे जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हम उन्हें रैशनल नंबर के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। इसी को तुम लैंग्वेज में लिख दोगे कि वी कैन रिप्रेजेंट एवरी इंटीजर in the form of p by q, where q not equal to 0 and p and q are integers. That's why every integer is a rational number. ठीक है ना। सो गाइज यहां पे भी ट्रू था, तो यहां तुम एग्जांपल से आंसर नहीं कर सकते, तो तुम्हें देना होगा जनरलाइज सॉल्यूशन। तो याद रखना, बहुत क्वेश्चन में एग्जाम में पूछते रहते हैं, तो तुम अब यही फॉलो करोगे, ठीक है। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। सो गाइज ये ट्रू है कि फॉल्स है, क्या कह रहा है कि जितने भी रैशनल नंबर है सारे के सारे इंटीजर्स हैं। तो ऑफ कोर्स गाइज ये फॉल्स है, ठीक है ना। देखो तो रैशनल नंबर बना है इंटीजर प्लस फ्रैक्शन से लेकर, ठीक है ना। तो गाइज यहां पे जब ये फॉल्स है तो तुम दोनों का करते हो, तुम जनरलाइज सॉल्यूशन भी दे सकते हो, फॉल्स है तो एक एग्जांपल भी दे सकते हो। तुम एग्जांपल दे दोगे, इसको हटा देता हूं, सॉरी। 2/5 is a rational number but it is not an integer, that's why every rational number is not an integer, ठीक है ना, काफी है। और नहीं तो ऐसे दे दोगे कि fractions are also rational numbers but they are not integers, that's why every rational number is not an integer, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या कह रहा कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे होल नंबर्स हैं। तो गाइज ये ट्रू है, ठीक है ना। देखो नेचुरल नंबर और 0 दोनों मिलकर बनते हैं होल नंबर, तो लिख दोगे कि यस इट्स ट्रू बिकॉज होल नंबर कंटेन्स नेचुरल नंबर्स, है ना, काफी इतना। क्वेश्चन नंबर 5, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या कह रहा है कि जितने भी इंटीजर्स हैं सारे के सारे होल नंबर्स हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या ट्रू है कि फॉल्स है गाइज, फॉल्स है। देखो तो इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर भी हैं और होल नंबर भी हैं, दोनों है, तो नेगेटिव इंटीजर्स तो होल नंबर होंगे नहीं ना, तो ये फॉल्स है। तुम एग्जाम्पल के तौर पे आंसर तुम इसको दो, अब ये फॉल्स है, अब ये फॉल्स है तो तुम इसको दो तरह से आंसर कर सकते हो। या तो तुम एक एग्जाम्पल दे दोगे कि जैसे कि -3, ठीक है, -3 इज एन इंटीजर बट इट इज नॉट ए होल नंबर, दैट्स वाई एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है ना। या तो फिर ये दे दोगे कि नेगेटिव इंटीजर्स आर आल्सो इंटीजर्स बट दे आर नॉट होल नंबर्स, ठीक है ना, दैट्स वाई एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। दोनों में से कोई आंसर, यहां पे तुम एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो या नहीं तो जनरलाइज सॉल्यूशन दोनों दे सकते हो, ठीक है। बढ़े आगे। 6 में क्या कह रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। हटाते, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है गाइज, ये तो फॉल्स है। देखो तो गाइज जितने एवरी इंटीजर, यहां पे होल नंबर के ऊपर इंटीजर था, यही जब सारे इंटीजर ही होल नंबर नहीं हो सकते तो रैशनल नंबर कैसे। रैशनल नंबर में तो फ्रैक्शंस भी है, इंटीजर में नेगेटिव। बेसिकली ये कह लो कि अब हमने रैशनल नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फ्रैक्शंस,
नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के अलावा नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, फ्रैक्शंस है, वो सब मिलाकर बनता है रैशनल नंबर। ठीक है ना, तो इसलिए फॉल्स है। उसी तरह से आंसर कर दोगे, ठीक है, कि नेगेटिव इंटीजर एंड फ्रैक्शंस आर आल्सो रैशनल नंबर्स बट दे आर नॉट होल नंबर्स, दैट्स व्हाई एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है ना, समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0? क्या कह रहा है गाइज? इसमें 2 क्वेश्चंस है, 2 पार्ट्स है बेसिकली। पहला पार्ट ये है कि पूछ रहा है क्या 0 एक रैशनल नंबर है, और दूसरा बता रहा है कि क्या तुम इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हो। तो चलो आंसर करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इन्होंने अपने बुक में डाल रखा है। तो गाइज हमें पता है कि 0 एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना, तो हम आंसर करेंगे यस 0 इज अ रैशनल नंबर। अब कह रहा है कि क्या तुम 0 को p by q के फॉर्म में लिख सकते हो? हाँ ऑफ कोर्स, p by 0 by 1, 0 by 2, 0 by 5 लिख सकते हैं। ठीक है ना, p by q के फॉर्म में लिखने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। देखो तो 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। तो p by q के फॉर्म के लिए p एंड q इंटीजर होना चाहिए, तो वो दोनों इंटीजर्स हैं। और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। माइंड इट गाइज, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ना तो 1, ना तो 2, ना तो 5, इन तीनों में से कोई 0 नहीं होता है, तो ये ट्रू है। और हमने इसको रिप्रेजेंट भी कर दिया p by q के फॉर्म में। ठीक है ना, सारे रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं p by q के फॉर्म में, इसीलिए हमने 0 को भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। क्या करना है गाइज? 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तुमने समझ लिया, अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। गाइज 1 और 2 के बीच में तुम्हें पता है ना, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे, काउंट नहीं कर सकते हो तुम। 100 निकालोगे तो और 100 मिलेंगे, और 100 निकालोगे और 100 मिलेंगे। तो 1 और 2 के बीच में काउंटलेस बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, उनमें से तुम्हें किसी 5 का आंसर करना है। यहां तो स्पेसिफाई कर नहीं रहा कि किस 5 का आंसर करना है, तो तुम किसी 5 को आंसर, तुम कोई भी 5 इनके बीच वाला अगर रैशनल नंबर है, अगर वो तुम निकाल दोगे, कैलकुलेट कर दोगे, लिख दोगे, तो वो तुम्हारा आंसर होगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड मेथड है रैशनल नंबर निकालने का, जनरली लोग वही प्रेफर करते हैं। मैं तुम्हें वही बताने जा रहा हूं। अगर ये एग्जाम में पूछता है तो तुम वही मेथड यूज करना, ठीक है ना, उसी मेथड से आंसर करना। तो क्या है वो मेथड? पहले इसको हटाते हैं। उस मेथड के लिए पहले जो दिए हुए नंबर्स रहते हैं उनको हम लिखते हैं, जिनके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना रहता है। तो किसके बीच में फाइंड करना? 1 एंड 2। तो हमने लिख दिया 1 और 2 को। उसके बाद आते हैं कि कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 5 इस केस में, तो पहले लिखेंगे 5। ठीक है गाइज, अब क्या करते हैं कि 5 में 1 जोड़ते हैं। 5 + 1 तो कितना हो गया? 6। ठीक है ना, स्टैंडर्ड मेथड है, जितने रैशनल नंबर फाइंड करना होगा उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो गया ये 6। अब क्या करेंगे कि ये जो दिए हुए 2 नंबर्स हैं, अगर ये इंटीजर होंगे तो इनको हम p by q के फॉर्म में बनाएंगे, और अगर ये फ्रैक्शन होंगे तो ऑलरेडी p by q के फॉर्म में रहेंगे। तो यहां पे दोनों इंटीजर हैं, तो इनको बनाते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, 1 by 1, 2 by 1, यही होगा ना। इनको p by q के फॉर्म में बनाएंगे तो हम नीचे 1 अपने आप रख सकते हैं, तो हमने बना दिया p by q के फॉर्म में। अब क्या करते हैं कि हम लोग इस 6 से जो 5 + 1 आया हुआ है, इस नंबर से इन दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इस 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दाओ गाइस 1 × 6, 1 × 6, 2 × 6, 1 × 6। अब इनको लिख देंगे। कितना आया? ये 6/6। ये आ गया गाइस 12/6, यही ना। अब क्या करेंगे? अब क्या करते हैं कि इस 6 में न्यूमरेटर वाले दोनों नंबर के बीच में जितने भी इंटीजर्स होंगे उनको हम लिख देंगे। ठीक है ना, तो देखो तो गाइस 6 और 12 के बीच में कौन सा नंबर होगा? 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, यही होगा ना। डिवाइडेड बाई 6, 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 कॉमा 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 कॉमा। देख लो गाइस कितने रैशनल नंबर मिल गए? 1 2 3 4 5, तुम्हें मिल गया 5 रैशनल नंबर्स। और कैसे? बहुत प्यारे वाला, जिनको देखकर जज करना आसानी से कोई देख के बोल सकता है कि अरे ये तो इन दोनों के बीच में ही होगा। कोई तुम
दूसरा रैशनल नंबर निकालोगे तो उनको बताना मुश्किल हो जाता है, चेक करना पड़ता है कि उनके बीच का वो रैशनल नंबर है या नहीं है। यहां तो तुम्हें सीधे सीधे दिख रहा है कि ये जो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं ये इन दोनों के बीच में ही है, ठीक है ना। तो तुमको जब भी निकालना होगा तो इसी मेथड से निकालोगे, या तो आंसर तुम यहीं पे छोड़ दोगे या एक स्टेप और नीचे आओगे 7/6 और इसको करोगे 4/3। टू क्या करोगे कि तुम जितने भी नंबर्स हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखोगे, उनके अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इन दोनों में कुछ भी कॉमन होगा तो उसको कैंसिल आउट करके हटा दोगे। तो 7/6 लिखोगे, 4/3, यहां पे देखो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये 3/2, यहां पे 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो 5/3, 11/6। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है ना। देख लेते हैं इन्होंने क्या आंसर दे रखा है। इन्होंने वही आंसर दे रखा है, एक तो ये वाला आंसर दे रखा है 7/6 वाला, 4/3 और 3/2, एक तो इन्होंने इस फॉर्मेट में दे रखा है, और दूसरा वही, ये तो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, तो एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो वो जो एनसीईआरटी ने आंसर दे रखा वही आंसर इन्होंने दे रखा। एनसीईआरटी तुम्हें याद होगा, तुमने सॉल्व किया होगा, तो दोनों को ऐड करके बीच बीच में नंबर्स निकालते जाते हैं। लेकिन तुम वो मेथड सीख लेना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कोई और नंबर, जैसे तुम्हें एक और नंबर निकालना हो, सपोज यहां तक तुमने निकाल दिया, अब कोई बोले कि कोई और नंबर निकाले, तो क्या तुम पूरा प्रोसेस करने जाओगे यहां तक निकालने के लिए? अगर तुम्हें सपोज तुमने 5 नंबर निकाल दिया, ये तुम्हारे आंसर हो गए सपोज, या ये आंसर हो गए, लेकिन अब कह रहा है एग्जामिनर कि अब यहां से तुम एक रैशनल नंबर और निकालो, तो तुम क्या करोगे? तुम कर सकते हो कि इनके बीच में कोई एक रैशनल नंबर निकाल दो, किसी एक के बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 7/8, 15/2, 2 6 या 12, ठीक है ना। ये डिवीजन आता है ना, 7 + 8/2, मैंने न्यूमरेटर में लिया 7 + 8/2, डिनोमिनेटर में वही 6 ले लिया। 7 + 8/2 जो नंबर होगा इनके बीच में होगा, यानी कि एक यहां वाला रैशनल नंबर मैंने ले लिया, वो आया 15/12, 3 5 जा 12, सॉरी 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, ये आ गया 5/4। तो एक नंबर अगर एक्स्ट्रा मुझे निकालना होगा रैशनल नंबर, तो यहां पे आएगा, वो आएगा 5/4, ठीक है ना। यही मेथड एनसीईआरटी ने सिखाया है, लेकिन अगर तुम्हें सीधे सीधे पूछेगा तो तुम इस मेथड से निकालना, यही आंसर करना है स्टैंडर्ड एग्जाम में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसा हमने प्रीवियस में किया था, तो चलो इसको फटाफट करते हैं। पहले क्या करते हैं कि दो नंबर्स जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अगर ये इंटीजर रहता है तो इसको बनाते हैं p/q के फॉर्म में, तो हमने लिखा 3/1, इसको हम लिख सकते हैं 4/1, ठीक है। यहां से इस नंबर को लिया था। अब क्या करते हैं कि आते हैं इस पे, कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं? 6। तो इस 6 में हम क्या करते हैं कि 1 जोड़ते हैं, तो ये हो गया 7। अब इस 7 से इन दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 7 × 1 × 7, 4 × 7 × 1 × 7, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? अब इसे लिखेंगे 21/7, ये हो गया 28/7, ठीक है। अब सिंपली क्या करना रहता है, 21 से 28 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं उनको लिख दो, 22, 23, 24, 25, 26, 27, डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7, कॉमा 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 कॉमा। तुम्हें देखोगे कि तुम्हें एग्जैक्टली 6 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो मेथड है ये बहुत आसान है, एग्जामिनर के लिए भी ठीक है, तुम्हारे लिए भी ठीक है। तो यही मेथड फॉलो करना। तुम चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हो, या फिर इसके आगे फिर कैंसिल आउट रहेगा तो कुछ करा लोगे। जैसे इस केस में तो कोई कैंसिल आउट होगा ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 7 3 जा से लेकर 7 28, सिर्फ 3 जा से 4 जा है, तो बीच में ये कोई नंबर 7 से कैंसिल नहीं होगा कुछ भी, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो यही हो गया तुम्हारा आंसर। तो हमने कर दिया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 को भी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। सो गाइज यहां पे तो एक और स्टेप कम करना है तुम्हें सॉल्व, अगेन सेम टाइप के क्वेश्चंस है, लेकिन यहां पे एक स्टेप तुम्हें और कम सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा दिया हुआ नंबर है वो ऑलरेडी
फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ठीक है ना। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि पहले हम क्या करते थे कि दिए हुए नंबर्स को लिखते थे, अगर इंटीजर होता था तो उसको फ्रैक्शन बनाते थे पी बाई क्यू के फॉर्म में, अगर फ्रैक्शन ऑलरेडी है तब तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, कितने रैशनल नंबर फाइंड करना है, 5। तो हम पहले लिखेंगे 5, 5 से बनाएंगे 6। कैसे, 5 में हम 1 जोड़ते हैं तो वो बन जाएगा 6। अब इस 6 से इन दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 6, 5 इंटू 6, 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 6। ये हो गया गाइज 6 3 जा 18 बाई 30। ये हो गया गाइज 24 बाई 30। अब तुम्हें यह भी नहीं सोचना कि कितने रैशनल नंबर निकालना है, बस सीधे सीधे 18 के बाद से 19 से शुरू करके 24 तक के पहले तक जितना भी नंबर्स होगा उसको लिख दोगे। तो 19, 20, 21, 22, 23, 23 के बाद 24 आ जाएगा, तो बस हो गया 30, 30, 30, 30, कॉमा लगा दिए, मिल गया तुम्हारे नंबर्स, ठीक है। अब अगर इनमें कुछ कॉमन है तो तुम उनको कैंसिल आउट करके तुम सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है उसमें लिखना। तो देखो, तो 1 2 3 4 5 नंबर्स तुम्हें मिल गए हैं। बस अब देख लो 19 और 30 में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्यों, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है। अब यहां पे देखो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2/3। यहां पे देखो 3 7 जा और 3 10 जा, तो ये 7 डिवाइड बाई 10। यहां पे देखो 2 11 2 जा और 15, तो ये हो गया 11/15, ठीक है ना। यहां पे देखो कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। तो मिल गया तुम्हें 1 2 3 4 5, ये 5 तुम्हें निकालना था 5 रैशनल नंबर्स। तो 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स हमने फाइंड कर लिए। ये है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सो गाइज यहीं तक था, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 1.2 में।